हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPCS सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वर्ष 2023 की जून महीने की प्रतियोगिता दर्पण की समरी नोट्स को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 69th बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा मंथली वाइज प्रतियोगिता दर्पण की समरी नोट्स को डिस्कस किया जा रहा है, ताकि आप सभी का करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो सके। जून 2023 के पहले का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग उससे वहां से जाकर देख सकते हैं। आइए आज का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। आज के इस वीडियो में बेसिकली वर्ष 2023 की जून महीने की प्रतियोगिता दर्पण की समरी नोट्स को डिस्कस किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है, हाल ही में असम के उग्रवादी संगठन दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के साथ असम व भारत सरकार ने एक त्रिपक्षीय समझौता किया है। यह संगठन असम के दिमा हसाओ जिले में सक्रिय है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत सरकार और असम सरकार के द्वारा असम में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता किया गया है, उसमें कौन सा उग्रवादी संगठन शामिल है? तो आप याद रखिएगा, दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी। यह बेसिकली असम के दिमा हसाओ जिला में एक्टिव है यह संगठन। अगला है, असम व अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए 20 अप्रैल 2023 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यानी कि असम और अरुणाचल प्रदेश ने हाल ही में आपसी झगड़े को दूर करने के लिए 20 अप्रैल 2023 ईस्वी को सीमा विवाद पर उन्होंने हस्ताक्षर किया है। सीमा विवाद सुलझाने को लेकर प्रयास 1972 ईस्वी से लगातार उनका जारी है। दोनों के बीच अगर कुल सीमा की लंबाई देखा जाए तो 804 किलोमीटर है। यानी कि हाल ही में असम व अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए किस तिथि को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ, याद करना है आपको, 20 अप्रैल 2023 को। दोनों के बीच सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 804 किलोमीटर। अगला है, इलेक्शन कमीशन से संबंधित है, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है। यह जो घोषणा है वह चुनाव आयोग के द्वारा 10 अप्रैल 2023 ईस्वी को की गई। यानी कि 10 अप्रैल 2023 ईस्वी को चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए अधिसूचना के अनुसार आम आदमी पार्टी AAP अब इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी को मिलाकर वर्तमान समय में कुल 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैं, जिनमें BJP, INC, CPM, BSP, NPP और AAP आम आदमी पार्टी शामिल हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रीय दल, कौन से राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जिसे प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप लोग 6 का नाम याद रखिए, जो विकल्प में नहीं होगा वह आंसर हो जाएगा। यानी कि 6 अभी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैं। 3 दलों से नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया है। ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दलों से नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा लिया गया, यानी कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इनसे छीन लिया गया और आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया। तो कौन कौन से दल हैं जिनसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया? उनमें NCP नेशनल कम्युनिस्ट नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP, TMC और भाकपा, ये 3 दल हैं जिनसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको ये जानना है कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय राजनीतिक दल नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की संख्या 6 है। अब थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में देख लीजिए कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किसे प्रदान किया जाता है और राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा किसे प्रदान किया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस बार के लिए। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उन्हें उसी दल को प्रदान किया जाता है जिसे न्यूनतम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो चुका हो, या पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में न्यूनतम 4 राज्यों में कुल वैध मत का, वैलिड वोट का 6% या अधिक मत, तथा लोकसभा में न्यूनतम उसके 4 सांसद हों, अथवा 3 या अधिक राज्यों से लोकसभा की न्यूनतम 2% सीटें उसे प्राप्त हो। अगर कोई राजनीतिक दल इन
शर्तों को फॉलो करता है, इन शर्तों को वह पूरी तरीके से मान लेता है, तो वह राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेगा। वही राज्य स्तरीय पार्टी की अगर शर्तें देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में 6% वैध मत या 2 विधायक होने चाहिए, या लोकसभा चुनाव में 6% मत या 1 सांसद होने चाहिए, या विगत लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कुल वैध मत का 8% मत, या राज्य में लोकसभा की प्रत्येक 25 सीटों में से न्यूनतम 1 सीटें प्राप्त होनी चाहिए। अगर कोई राष्ट्रीय दल इन शर्तों पर पूरी तरीके से खरा उतरता है तो चुनाव आयोग के द्वारा उसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा। ये इसीलिए इस बार के लिए इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया और कुछ राजनीतिक दलों को दर्जा से वापस बाहर कर दिया गया है। तो आपको यह जानना जरूरी है कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की दर्जा किसे प्रदान किया जाता है, उसकी क्या क्या शर्तें हैं, हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब आते हैं एक बहुत बड़ी घटना है प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर। आप सभी जानते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर के हाल ही में 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी और अप्रैल 2023 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर ने अपने 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस 50 वर्ष के पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इसका मुख्य आयोजन प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर मैसूर विश्वविद्यालय कर्नाटक में किया गया 9 अप्रैल 2023 ईस्वी को। वर्तमान समय में बाघों की कुल संख्या 3167 है। इस अवसर पर देखेंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुख्य आयोजन जो है वह 9 अप्रैल को मैसूर विश्वविद्यालय कर्नाटक में किया गया, जिसके चीफ गेस्ट थे भारत के प्रधानमंत्री। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के द्वारा एक नई घोषणा की गई जिसके अंतर्गत इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की घोषणा की गई है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसके अंतर्गत विश्व में बिल्ली के 6 बड़े जंतु बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता इसे शामिल किया गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के तहत बिल्ली के 7 बड़े जंतुओं को शामिल किया गया है, जिनमें एक बार फिर से आप लोग सुनिए, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता को शामिल किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य जो है वह अवैध वन्यजीव व्यापार व अवैध शिकार के विरुद्ध गठबंधन बनाना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला है, हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कितने स्थलों का तिब्बती भाषा में नामकरण किया है? तो 11 जो स्थल हैं उसका तिब्बती भाषा में नामकरण चीन के द्वारा किया गया है और ये सभी स्थल जो हैं वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। चीन जो है वह अरुणाचल प्रदेश को हमेशा से तिब्बत का दक्षिणी भाग जंगनान का हिस्सा बताता रहा है। इसीलिए चाइना के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थलों का तिब्बती भाषा में नामकरण किया गया। हालांकि भारत सरकार के द्वारा इसकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना भी की गई। अगला है, हाल ही में जर्मनी ने अपने यहाँ स्थित सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद कर दिया है। इस संदर्भ में उसने 2011 में जापान की फुकुशिमा दुर्घटना के बाद घोषणा की थी। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में विश्व के किस देश ने या किस यूरोपीय देश ने अपने यहाँ स्थित सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को पूरी तरीके से बंद कर दिया है? बंद करने की घोषणा नहीं की है, बंद पूरी तरीके से कर दिया है। उसने घोषणा 2011 में की थी और 2023 ईस्वी में अपने यहाँ संचालित पूरे तरीके से परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को उसने बंद कर दिया। कौन सा देश है? जर्मनी। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है या 469 बीपीएससी प्रीलिम्स। अगला पॉइंट है, फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना है। नाटो का 31वां सदस्य कौन बना? फिनलैंड। कब? अप्रैल 2023 ईस्वी में। ठीक है, अगर नाटो के संगठन के बारे में देखा जाए तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को की गई थी। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम में है। इसकी स्थापना के समय इसके कुल 12 सदस्य थे, लेकिन वर्तमान समय में नाटो ने अपनी सदस्यता का विस्तार करता चला गया और वर्तमान समय में फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना है अप्रैल 2023 ईस्वी में। रूस और फिनलैंड के बीच की जो सीमा है वह 1300 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, अगला है, भूटान नरेश की भारत यात्रा।
हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, इटली के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के बारे में डिस्कस किया था, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के बारे में हमने डिस्कस किया था, और इस बार जून महीने की प्रतियोगिता दर्पण में भूटान नरेश की भारत यात्रा के बारे में चर्चा की गई है। आपको डेट याद रखना होगा और महत्वपूर्ण समझौते भी याद रखने होंगे। तो भूटान नरेश की भारत यात्रा कब हुई? 3 से 5 अप्रैल 2023 के बीच में। भूटान नरेश का नाम क्या है? जिग्मे शेखर नामग्याल वांगचुक, ये भूटान नरेश का नाम है। जो महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं उसके अंतर्गत अगले वर्ष भूटान में शुरू हो रहे 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए अधिक से अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना एक महत्वपूर्ण टारगेट था। दूसरी जो महत्वपूर्ण समझौता हुआ वह भूटान व भारत के बीच रेल संपर्क स्थापित करने को लेकर। ये जो रेल संपर्क होगा वह असम के कोकराझार से लेकर भूटान के गेलेफू तक यह रेल संपर्क होगा। और अगर आज का आपने न्यूज़पेपर जनसत्ता पढ़ा होगा तो उसमें इसके बारे में चर्चा की गई है कि वर्ष 2026 ईस्वी तक भारत और भूटान के बीच रेल संपर्क पूरी तरीके से शुरू की जाएगी। कौन कौन से 2 जगह? असम के कोकराझार और भूटान के गेलेफू में। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला, जयगांव के निकट दोनों देशों की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण किया जाएगा। यानी कि भारत और भूटान के बीच पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण कहां पर किया जाएगा? जयगांव के निकट दोनों देशों की सीमा पर किया जाएगा। तो ये जो दोनों समझौते हैं वह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किस देश के साथ समझौते? भारत और भूटान के साथ, जो कि 3 से 5 अप्रैल 2023 तक भूटान नरेश की भारत यात्रा संपन्न हुई। अगला आते हैं एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक। आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष 2023 में 23वां एससीओ समिट जो है वह भारत में आयोजित किया गया। एससीओ रक्षा मंत्रियों की जो बैठक है वह नई दिल्ली में संपन्न हुई है। ठीक है, बाकी जो एससीओ की बैठक है वह वर्चुअली उसका आयोजन किया गया, लेकिन रक्षा मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई और विदेश मंत्रियों की बैठक संभवतः गोवा में संपन्न हुई है। एससीओ की अगर सदस्य देश देखा जाए तो वर्तमान समय में चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, ये जो हैं वह वर्तमान समय में एससीओ के सदस्य हैं। अगला, वित्तीय वर्ष 2022-23 में विदेश व्यापार निर्यात 770 अरब डॉलर, ये वस्तु और सेवा दोनों से मिलाकर यह रहा है। काफ़ी ज़्यादा यह महत्वपूर्ण है। यह डेटा आपसे पूछा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का विदेशी व्यापार निर्यात कितना रहा। विदेशी व्यापार निर्यात आप लोग ध्यान रखेंगे यह वस्तु और सेवा क्षेत्र दोनों को मिलाकर है। तो विदेश व्यापार निर्यात 2022-23 में कितना रहा है? 770 अरब डॉलर रहा है। या विगत वर्ष की तुलना में अगर देखा जाए 21-22 की तुलना में लगभग 14% अधिक है, 13.9% अधिक है। तो ये डेटा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है, मार्च 2023 के अंत में आरबीआई के पास आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष 578 अरब डॉलर का है, जिनमें विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति 509 अरब डॉलर और स्वर्ण 45 अरब डॉलर, विशेष आहरण अधिकार 18 अरब डॉलर और आईएमएफ के पास सुरक्षित कोष 5 अरब डॉलर है। अगर इसे कुल मिला दिया जाए तो 578 अरब डॉलर है। यह भी डेटा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक सेक्शन के अंतर्गत आपसे पूछा जा सकता है कि मार्च 2023 के अंत तक आरबीआई के पास कुल आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष कितना है। आप क्या बताएंगे? 578 अरब डॉलर। आप लोग इस डेटा को भी याद रखेंगे। अगला है, व्यापार से संबंधित है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार यूएसए रहा है और चाइना दूसरे स्थान पर रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है यह। 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश यूएसए और दूसरे नंबर पर चाइना। पूर्व वर्ष की तुलना में यूएसए के साथ व्यापार 7.6% अधिक, जबकि चीन के साथ 1.5% गिरावट आई है। ठीक है, यानी कि चाइना के साथ व्यापार में 1.5% की हमारे गिरावट आई है, वहीं अमेरिका के साथ व्यापार में 7.65% की वृद्धि हुई है। आपको ध्यान रखना है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश यूएसए है और यूएसए के साथ हमारा व्यापार में वृद्धि हुआ पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 7.5 से 8%। वहीं दूसरे स्थान पर चाइना है और चाइना के साथ पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष व्यापार में गिरावट आई है 1.2%।
दशमलव 1.5% की गिरावट आई। अगर 2022-23 में कुल व्यापार देखा जाए दोनों देशों के साथ, तो यूएसए के साथ जो व्यापार है वह 128.55 अरब डॉलर है। वहीं चाइना के साथ जो व्यापार है वह 113.83 अरब डॉलर है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है यार। बीपीएससी के द्वारा इकोनॉमी जो सेक्शन है उसके अंतर्गत बजट से सवाल पूछे जा सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हाल ही में कितने फॉरेक्स रिजर्व भारत के पास कितना है, कुल ट्रेड कितनी हुई है, कुल ट्रेड कितनी संभावित है, इन सभी से डेटा पूछा जा सकता है। इसीलिए ये सभी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला आइए, एक सरकार के द्वारा काफ़ी अच्छी स्कीम लॉन्च की गई है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। और इसकी चर्चा सरकार के द्वारा बजट में भी इसकी चर्चा की गई थी। स्कीम का नाम है महिला सम्मान बचत पत्र। महिला सम्मान बचत पत्र, इसका मुख्य उद्देश्य जो है वह महिलाओं के लिए एक नई बचत स्कीम है। ठीक है, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2023 को की गई। या वेरी इंपॉर्टेंट, हमने यहाँ पर लिख दिया VBI। जो भी डेट है उसे अच्छे तरीके से याद रखिए, खास करके जिसका जिक्र प्रतियोगिता दर्पण में विगत 7 से 8 महीनों के मैगजीन के अंतर्गत किया गया हो। तो महिला सम्मान बचत पत्र योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2023 ईस्वी को की गई। इसकी विशेषता है कि केवल महिलाएं एवं नाबालिग लड़कियों के नाम से अभिभावक डाकघर अथवा किसी अधिकृत बैंक में खाता खोल सकते हैं। और ये जो निवेश की अवधि होगी वह 2 वर्ष की नियत अवधि है। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2025 तक की इसकी अवधि है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका जिक्र बजट भाषण में भी किया गया था। इसके अंतर्गत जो जमा राशि है वह कोई भी महिला या नाबालिग लड़की होगी उनके नाम से अभिभावक जो होंगे वे डाकघर में या फिर कोई अधिकृत बैंक में न्यूनतम 1000 की राशि जमा कर सकते हैं या अधिकतम 2 लाख रुपए की राशि वहां पर जमा कर सकते हैं। और इस 2 वर्ष के अंतर्गत यानी कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2025 के अंतर्गत की जो स्कीम है, इसके अंतर्गत ब्याज की जो राशि है वह 7.5%, 7.5% की दर से वो जो जमा की गई राशि है उस पर इंटरेस्ट यानी कि ब्याज इन्हें प्रदान किया जाए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ लास्ट सेंटेंस किया 2 वर्ष यानी कि 31 मार्च 2025 तक के लिए प्रभावी है। तो यह स्कीम काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहां से सवाल आने की अधिक संभावना है। अगला है, वित्त वर्ष 2022-23 में देश का कुल रक्षा निर्यात 15,920 करोड़ डॉलर रहा है। यहाँ पे डॉलर होगा, सॉरी 15,920 करोड़। ठीक है, तो 22-23 में देश का कुल रक्षा निर्यात 15,920 करोड़ रहा है। वहीं 2016-17 में अगर देखा जाए तो 1521 करोड़ रुपए सिर्फ था। और अगर आप देखेंगे कि 6 से 7 वर्षों के दौरान इसमें 10 गुना की वृद्धि हुई, यानी कि 2016-17 में 1521 करोड़ और 2022-23 में 15,920 करोड़, यानी कि लगभग 10 गुना की वृद्धि हुई है। अगला है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। आइए इस सूचकांक के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। देखिए, जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है वह वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें पहला स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ है और दूसरा स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ है। अगर भारत का स्थान देखा जाए तो 139 देशों की सूची में भारत ने 38वां स्थान प्राप्त किया। सबसे लास्ट स्थान यानी कि 139वां स्थान अफगानिस्तान को प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो टॉप स्थान सबसे पहले आप ये जानिए कि किसके द्वारा रिलीज किया गया लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया गया। फर्स्ट स्थान किसने प्राप्त किया? सिंगापुर ने। लास्ट स्थान किसने प्राप्त किया? अफगानिस्तान ने। और भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 38वां। इसका स्कोर भारत का क्या रहा है? 3.4 भारत का स्कोर रहा है। तो यह हो गया लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। अगला है, देश में पहली वाटर मेट्रो सेवा की शुरुआत कहाँ की गई? आप सभी जानते होंगे, पढ़े भी होंगे जरूर कहीं ना कहीं। देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा केरल के कोच्चि में प्रारंभ की गई है। अगला है, फोर्ब्स के द्वारा विश्व के अरबपतियों की सूची जारी की गई है। यह लेटेस्ट रिपोर्ट है 2023 का।
फोर्ब्स के द्वारा विश्व के अरबपतियों की सूची जारी की गई है। इसके अंतर्गत विश्व में जो कुल अरबपति हैं वह 2640 अरबपति हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इसमें गिरावट आई है। पिछले वर्ष में 2668 थे और इस वर्ष 2640 हैं। सबसे ज़्यादा अरबपतियों की संख्या यूएसए में है, फर्स्ट नंबर पे। चाइना दूसरे नंबर पर है और इंडिया जो है वह तीसरे नंबर पर है अरबपति देशों की सूची में। विश्व के सबसे धनी व्यक्ति कौन हैं? अमेजॉन के जेफ बोजेस, ठीक है, सेकंड स्थान पर हैं एलन मस्क और 9वें स्थान पर है भारत के मुकेश अंबानी। तो यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला जनसंख्या रिपोर्ट पर चर्चा करते हैं। यूएनएफपीए की है जनसंख्या रिपोर्ट। यह रिपोर्ट 19 अप्रैल 2023 ईस्वी को जारी की गई। इस रिपोर्ट के अंतर्गत बताया गया है कि भारत जो है वह विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन चुका है और भारत ने इस दिशा में चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। तो एक उपलब्धि भारत के नाम जुड़ गई कि विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बना यूएनएफपीए के अनुसार, जो कि रिपोर्ट 19 अप्रैल 2023 को जारी की गई है। तो इसके अकॉर्डिंग भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बना है। भारत के पास 142.86 करोड़ की आबादी है, वहीं चाइना के पास 142.57 करोड़ यानी कि लगभग 29 लाख जो आबादी है वह भारत के पास अधिक है। 2050 तक भारत की आबादी का अनुमान लगाया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 166 करोड़ की आबादी 2050 तक भारत की होगी। सर्वाधिक आबादी वाला देश नंबर 1 पर इंडिया, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 अमेरिका, नंबर 4 इंडोनेशिया और नंबर 5 पाकिस्तान। अगला है सीईपीए। देखिए सीईपीए काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। इंडिया और ईयू के बीच जब से व्यापारिक समझौता हुआ है 1 मई 2023 को यह क्रियान्वित हुआ, तो जब से यह सीईपीए जो हुआ है इंडिया और यूएई के बीच, तो यह वर्ड, इस वर्ड के फुल फॉर्म के बारे में आपको पास जानकारी होनी चाहिए। तो सीईपीए का पूरा नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सीईपीए। अब इस महीने की कुछ महत्वपूर्ण नियुक्ति के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण नियुक्तियों में एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं अजय सिंह, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं एके मोहंती और एलआईसी के अंतरिम चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती। तो ये 3 नई नियुक्तियां हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एसोचैम के नए अध्यक्ष अजय सिंह, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष एके मोहंती और एलआईसी के अंतरिम चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती। हर एक नियुक्तियां, बुक्स वगैरह, अवार्ड वगैरह जो भी प्रतियोगिता दर्पण में डिस्कस किया हुआ है उसे पूरी तरीके से आपको याद कर लेना है। अगला अवार्ड के बारे में देखते हैं। 32वां सरस्वती सम्मान 2022 सूर्य वासवम को तमिल संस्करण के लिए दिया गया। इसके राइटर हैं शिव शंकरी। व्यास सम्मान 2022 32वां ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया उपन्यास पागल खाना के लिए। और 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 का माधव हाडा को दिया गया उनकी कृति पंचरंग चोला पहाड़ सखी री के लिए। तो ये अवार्ड काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगला है विजडन की लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। विजडन को बाइबल ऑफ क्रिकेट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके द्वारा लीडिंग क्रिकेटर की सूची जारी की गई है, 2023 की सूची जारी की गई है। इसके अंतर्गत पुरुष में बेन स्टोक्स लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीते, पुरुष में यूके के बेन स्टोक, वहीं महिला में बेथ मुनी को यह अवार्ड दिया गया। साथ ही साथ यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भारत के सूर्य कुमार यादव को लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड से नामित किया गया है। लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड सूर्य कुमार यादव, ये भारत के रहने वाले हैं खिलाड़ी। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023। 2023 का अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार CR राव को प्रदान किया गया है। अगला है फिल्म फेयर अवार्ड 2023। जो फिल्म फेयर अवार्ड 2023 है उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड गंगूबाई काठियावाड़ा को दिया गया, जिसके निदेशक संजय लीला भंसाली हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड बधाई 2 के लिए राजकुमार राव को दिया गया, उनकी फिल्म बधाई 2 के लिए। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया है। कौन से फिल्म के लिए? गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। यानी कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट किस फिल्म के लिए? गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड राजकुमार राव को प्रदान किया गया फिल्म बधाई 2 के लिए।
अगला कुछ महत्वपूर्ण बुक्स है उसे भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बुक्स में होम कमिंग, केट मार्टन की पुस्तक है होम कमिंग। अगली बुक है बिफोर वी वर इनोसेंट, इला बर्मन की बुक है। हैप्पी प्लेस, एमिली हेनरी की बुक है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, लोक मांझे संगति, मराठी में जीवन संस्करण लिखा है। आत्मकथा है शरद पवार की, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लोक मांझे संगति मराठी भाषा में लिखा गया है। शरद पवार की ये आत्मकथा उन्होंने लिखी है। अगला है विक्ट्री सिटी, विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। तो ये दो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसे आप सभी बुक्स का नाम पूरी तरीके से याद रखें। अगला है श्री अन्न महोत्सव। श्री अन्न महोत्सव का आयोजन इस वर्ष भारत में जोधपुर में किया गया 20-21 अप्रैल 2023 ईस्वी को। आप देखेंगे या जानते होंगे कि राजस्थान जो है वह ये जो जोधपुर राजस्थान में है और श्री अन्न महोत्सव का जो आयोजन है इस बार राजस्थान में ही किया गया है। राजस्थान भारत के कुल मोटे अनाज उत्पादन का 16% से भी ज़्यादा उत्पादन जो है वह राजस्थान अकेले खुद करता है। अगला कुछ और महत्वपूर्ण है उसे देख लेते हैं हम लोग। अगला है वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन। देखिए जो वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन है वह नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। कब? 20-21 अप्रैल 2023 को। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। तो आप लोग स्थान का नाम याद रखें, वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन अप्रैल 2023 में नई दिल्ली में किया गया है। सीबीआई की हीरक जयंती हाल ही में मनाया गया। इस हीरक जयंती का आयोजन 3 अप्रैल 2023 ईस्वी को 60 वर्ष पूरे होने पर, देखिए जो सीबीआई की स्थापना है वह 1 अप्रैल 1963 को की गई और इसके 60 वर्ष पूरे होने पर 3 अप्रैल 2023 ईस्वी को सीबीआई की हीरक जयंती मनाया गया। इसमें प्रधानमंत्री ने भी भाग लिया था और इसका आयोजन दिल्ली के विज्ञान भवन में इसका आयोजन किया गया। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला युद्धाभ्यास है ओरियन युद्धाभ्यास। बताइए ओरियन युद्धाभ्यास क्या है? बहुपक्षीय वायुसेना का युद्धाभ्यास है। यह एक बहुपक्षीय जिसमें कई सारे देश शामिल हैं। अगला है एक्सरसाइज इनियोचोस। एक्सरसाइज इनियोचोस ग्रीस की वायुसेना हेलेनिक एयरफोर्स की मेजबानी में इसका आयोजन किया गया है। अगला है हैदराबाद में CSIR नेशनल ज्योग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने अप्रैल 2023 में किस जनपद में लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स REE की मौजूदगी का पता लगाया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनंतपुर यानी कि आंध्र प्रदेश। अगला है किस सार्वजनिक क्षेत्र के निगम को मिनी रत्न 1 का स्तर प्रदान किया गया या मिनी रत्न 1 का श्रेणी का दर्जा दिया गया? तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला है भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सेवा का क्या नाम है? भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सेवा, इसका नाम है रैपिडेक्स। असम का कौन सा डांस गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है? तो बिहू। विद्युत मंत्रालय के अधीन किस महारत्न कंपनी को गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया? बहुत महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। विद्युत मंत्रालय के अनुसार किस महारत्न कंपनी को गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यह एक महारत्न कंपनी है और इसे विद्युत मंत्रालय के अधीन है और इसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है 2 दिवसीय EU भारत विमानन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? EU भारत विमानन शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन नई दिल्ली में अप्रैल 2023 में किया गया है। अगला प्रश्न है 19 अप्रैल 2023 को नासा का कौन सा सैटेलाइट उत्तरी अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में गिरा है? तो नासा का रेसी स्पेसक्राफ्ट सैटेलाइट जो है वह 19 अप्रैल 2023 को उत्तरी अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में गिरा है। अगला है भारत को किस UN आयोग में 1 जनवरी 2024 से 4 वर्ष के लिए अप्रैल 2023 में चयनित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा UN सांख्यिकी आयोग में। यानी कि भारत को UN सांख्यिकी आयोग का 1 जनवरी 2024 से 4 वर्ष के लिए चयनित किया गया है UN सांख्यिकी आयोग में। अगला और आज का लास्ट सेशन का बिंदु होगा वह है
बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति हाल ही में कौन बने हैं? तो बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के नए 22वें राष्ट्रपति बने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की इस वीडियो में जून महीने की वर्ष 2023 की प्रतियोगिता दर्पण की समरी नोट्स का हमने डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान यह वीडियो करंट अफेयर की तैयारी में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगी। अपने दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल का लिंक साझा भी कर दें और स्वयं इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।